नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले कोरोना की बात। दुनिया में इस समय 1,19,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। डेथ 5,46,000। हिंदुस्तान में 7,44,330 लोग संक्रमित हुए हैं। कल 23,135 था। अब हम लोग 23,000 की फिगर ऐसे बोलने लगे हैं जो जैसे एक दिन में इतना, जबकि 23,000 पहुंचने में इंडिया में लगा था 1 महीना टाइम। कल डेथ हुई हैं 479। कुल डेथ अभी तक 20,671 और इस समय जो एक्टिव केसेस हैं 266,526, 2,66,526। आज हम लोग थोड़ा बात कर लें जो अभी रविवार को चीन और हिंदुस्तान के बीच डिसएंगेजमेंट कैसे होगा, ये जो तनाव हो गया था उसको कैसे किया जाए, उसके बारे में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवाल हैं उनके बीच और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के बीच एक वार्ता हुई। तो मैं थोड़ा आपको एक बैकग्राउंड इसलिए समझा दूं कि फिर आपको बहुत सी चीज़ें समझने में आसानी होगी। देखिए, चाइना में जो उनकी जो सबसे बड़ी संस्था है वो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी। चाइना में जो उनकी आर्मी, उसको चाइनीज़ आर्मी नहीं बोलते हैं, उसको पीएलए बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये समझना होगा कि वहाँ की जो पार्टी है वो बहुत ही मजबूत है और उसकी पूरी पकड़ वहाँ की सरकार पे रहती है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते हैं। अब उनका जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको सेंट्रल पॉलिट ब्यूरो बोलते हैं। सेंट्रल पॉलिट ब्यूरो में 25 लोग होते हैं। अब उस 25 लोगों में भी एक उन्होंने नया, उनके यहाँ हुआ है, नया नहीं मतलब कुछ दिनों से चल ही रहा है, जिसको बोलते हैं पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, पीएससी। तो उस 25 में से भी 7 लोग वो होते हैं जो इस पीएससी के मेंबर्स हो जाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये 7 लोग चीन के सबसे ताकतवर लोगों में हैं जो वहाँ की चीज़ें डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसका जनरल सेक्रेटरी वही जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, वही इसका भी जनरल सेक्रेटरी होता है, वही प्रेसिडेंट भी होता है। तो मतलब ये सबसे ताकत जी जिनपिंग जो है वही इसके, ये सारी चीज़ें उन्हीं के पास ये सारी ताकत है। यहाँ पे एक और चीज़ बता दें कि चाइना में कुछ एक 6-7 उनकी अलग अलग उन्होंने कमिटीज बना रखी हैं, या काउंसिल उन लोग बोलते हैं, काउंसिल बना रखी हैं, और वो डायरेक्टली सेंट्रल पॉलिट ब्यूरो के अंडर हैं। जैसे चाइना नेशनल पीपल्स कांग्रेस, CNPC, फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट काउंसिल, फिर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर एक है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लेड चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, CPPCC। मतलब ये उनके 6-7 ऐसे हैं जो देश के सर्वोच्च उस पर बैठ के हैं। अच्छा, ये जो 7 लोग हैं ये इन 7 कमिटीज के कहीं कहीं कोई इसको हेड कर रहा है, जो मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा और फिर इसका रेफरेंस आपकी समझ में आता रहेगा। एक बात ये आ रही है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हैं, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से क्यों बात की, मतलब भाई हमारे विदेश मंत्री को बात करनी चाहिए थी। तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। इसको ये समझ लीजिए कि जब अटल जी थे तो उन्होंने एक प्रोसेस बनाया गया था इंडिया और चाइना के बीच में कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसको कौन होगा। तो उसका नाम रखा गया था कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब एक हिंदुस्तान का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक चीन की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अच्छा, ये कौन होगा ये डिफाइंड था। इंडिया का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव NSA होगा। उस समय ब्रिजेश मिश्रा जी थे, अटल जी के समय में वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर बाद में जो सरकारें आई उसमें M.K. नारायण इंटरनल सिक्योरिटी के NSA बने और JN दीक्षित एक्सटर्नल सिक्योरिटी के। JN दीक्षित जी की डेथ हो गई, उसके बाद M.K. नारायणन साहब ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का पद संभालते रहे थे। बाद में शिवशंकर मेनन जो नेशनल NSA बने वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का पद संभाले, और अब अजीत डोवाल जी। तो ये कोई ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने उनको कर दिया, ये डेजिग्नेटेड ही है कि हिंदुस्तान की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ही इन सब बातों की, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, बॉर्डर इसकी बात वही करेगा। चीन की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि भाई चीन की तरफ से ये आप फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं, हमारी तरफ से क्यों फॉरेन मिनिस्टर नहीं। चीन की तरफ से ये उनका फॉरेन मिनिस्टर नहीं करता है, ये उनका स्टेट काउंसलर करता है। एक उनके यहाँ पद है स्टेट काउंसलर।
अब स्टेट काउंसलर जो उनके मिनिस्टर्स हैं उससे थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन डिप्टी प्रीमियर के नीचे होता है, तो मतलब मंत्री से उसकी हैसियत थोड़ी ज्यादा होती है। स्टेट काउंसलर, उसमें यह कहा गया, विल बी द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द चाइनीज साइड। अभी क्या हुआ है कि जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग याई हैं वही स्टेट काउंसलर भी हैं, तो वो जब एनएसए के साथ बैठे तो नॉट एज फॉरेन मिनिस्टर, वो बात एज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। और वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव क्यों हुए? क्योंकि वो स्टेट काउंसलर है। तो ये यहां तक तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन दोनों लोगों के बीच में बात क्यों हुई। अब मैं थोड़ा 3-4 आपको प्रॉब्लम समझा दूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस प्रॉब्लम का, जैसे कहते हैं ना, जड़ कहां है, क्यों हुआ। मतलब सबको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अच्छा खासा चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही थी, एक मुश्किल समय सारे देशों के लिए था, उसमें ये कहां से आ गया। तो चीन का तो जो है, चीन ने जिस तरह से काम किया, हमारे जवान शहीद हुए, वो सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा और एक चीज आपको समझाना चाहेंगे। चीन की जो सेना है वो बोलते हैं 5 थिएटर्स, जैसे हमारे यहाँ कोर बोलिए या बोलते हैं ना सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, सर उनके यहाँ वो बोलते हैं 5 थिएटर्स। और उसमें से जो वेस्टर्न थिएटर की कमांड है, उसके जो कमांडर हैं वो जनरल जॉ जोंग हैं। अब स्पेलिंग वो हो सकता है मैं अलग ढंग से बोल रहा हूँ, जॉ जोंग हैं। जॉ जोंग वो हैं जो 2016 में वो वेस्टर्न थिएटर के कमांडर बने। ये वेस्टर्न थिएटर जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मतलब ये पूरा अपना हम लोगों का नॉर्दर्न पूरा एरिया और उसके ऊपर तक का। इनके आने के बाद ही वो डोकलाम हुआ था, ये भी इन्हीं के आने के बाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये भी हमारे जैसे, हमारे यहाँ भी कुछ नेता इस तरह के हैं, बहुत ही एम्बिशियस, मतलब सब मैंने किया, सबको पता लगे। उसी तरह के हमारे ये जनरल जाओ जोंग भी हैं। ये प्रूव करना चाहते हैं कहीं अपने यहाँ कि भाई मैं बहुत एग्रेसिव हूँ और मैंने ये करके इंडिया के इस तरह से हमने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, जो मैंने बताया था ना कि जो सीधे पॉलिट ब्यूरो को रिपोर्ट करते हैं, वो जो उसके नीचे वो हैं, ये उसके वाइस चेयरमैन भी हैं। तो ही हैज टू प्रूव अ पॉइंट। और ऐसा कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जो ये देखते हैं, जो इनकी दृष्टि है, जो इनको शायद रात में सपना आता होगा, जो ये जहां पहुंचना चाहते हैं, तो ये पहुंचना चाहते हैं चीन की पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, पीएससी। मतलब आज नहीं, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये अपने को एक बहुत ही टफ, बहुत ही एग्रेसिव सेना नायक के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो एक समस्या नंबर 1 तो यह है कि इनकी ये सब हरकतों के पीछे काफी कुछ इनका भी योगदान रहा है। दूसरा, अभी क्या हुआ कि जब ये बात हो गई है इंडिया चाइना के बीच संडे को, तो अभी हो रहा है डिसएंगेजमेंट, अलग अलग हटने की बात है। वो भी जरा समझ लीजिए कि हुआ क्या है। हमारे 4 डिस्प्यूटेड एरिया थे गलवान में, पेट्रोल पॉइंट 14 और पेट्रोल पॉइंट 15, इस पे बात हुई है। कैसे क्या करेंगे वो मैं आगे अभी बताता हूं आपको। और एक एरिया थे अपनी हॉट स्प्रिंग, जो पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा थी, इस पे भी बात हुई है। इसका एक मेथड बना है कि भाई इस तरह से हम लोग डिसएंगेज होंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए, तो वो जो पेंगोंग के बगल में जो फिंगर 4 और से फिंगर 8 की समस्या थी, वो जस की तस है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब हम फिंगर 4 पे हैं, उसमें कहीं कोई बात भी नहीं हुई है, अभी इसका मेंशन भी नहीं हुआ है। और दूसरा डेप्सैंग, इस पे भी कोई बात इस वार्ता में हमारे डोवाल साहब, एनएसए, मतलब हम दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कोई बात नहीं हुई है। तो ये एक थोड़ा एरिया है जहां पे हिंदुस्तानी थोड़ा एंक्शस हैं, हम थोड़ा कंसर्न हैं। अब उनमें क्या बात हुई है, जो पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा की बात क्या हुई है कि 1.5 से 2 किलोमीटर दोनों लोग पीछे हटेंगे। 30 दिन तक उसमें कोई पेट्रोल भी नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा। और उसके बाद ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा और ये देखा जाएगा कि किसने किसने क्या, भाई कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक रहा, तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। क्या निर्णय लिया जाएगा ये अभी तय नहीं है। अब एक तीसरी चीज भी समझ लीजिए, मैं आपको ये इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि ये कहां है। 2 टर्म आपको बहुत ही सुनने में आएंगे और इसको आप समझ लीजिए, जिससे आगे भी आपको समझने में आसानी रहे। पहला टर्म है स्टेटस को, स्टेटस को, और एक टर्म नया आया है स्टेटस को एंटे। तो अब स्टेटस को क्या है? स्टेटस को यह है यथास्थिति, आज जैसी स्थिति है, जैसे हैं। स्टेटस को एंटे क्या है? स्टेटस को एंटे है पूर्व स्थिति, पुरानी स्थिति क्या थी, जैसे थे। और कैसे थे?
जब 5 मई को ये सब समस्याएं शुरू हुई, उसके पहले जैसे थे वो स्टेटस क्यो एंटे है। अब क्या है कि आज तो हम स्टेटस क्यो पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां थे वहीं से 1.5 किलोमीटर पीछे लग रहे हैं, हट रहे हैं। लेकिन इंडिया क्या चाहेगा लॉन्ग टर्म में? स्टेटस क्यो एंटे, मतलब जो अपनी स्थिति 5 मई से पहले की थी उस पर। इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सेंसिटिव मामले हैं, इसको मैंने हरा दिया, मैंने पछाड़ दिया, ये बातें न करें तो अच्छा है। ये मीडिया में भी ना करें, और ख़ास करके व्हाट्सएप पे जो लोग हैं उन लोग भी अगर इस पे अपने को थोड़ा रिस्ट्रेन कर लेंगे तो दोनों देश के जो रणनीतिकार या जो नेगोशिएशन के लिए जब बैठेंगे तो उनके लिए आसानी होगी, वो प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि अभी आप कह रहे हैं वो जीता वो हारा। एक अंतिम बात कह के इसको समाप्त करें। देखिए, आइडियल सिचुएशन ये होगी कि हिंदुस्तान की तरफ से आईटीबीपी और असम राइफल्स, ये दो हैं। आईटीबीपी हमारी देखती है लद्दाख और ये सीमा, और असम राइफल्स देखती है अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा। ये दोनों आ जाएं। हालांकि अभी बात ये हो रही कि मिक्स्ड रहेगा, ये आईटीबीपी भी रहेगी, असम राइफल्स भी रहेगा और इंडियन आर्मी भी रहेगी। उनके यहाँ से बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट आ जाए। उनकी बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट जैसे हमारे यहाँ की बीएसएफ है, कुछ उस तरह की चीज़ है। मतलब उनकी जो रेगुलर आर्मी है वो वहाँ से डिसएंगेज हो जाए, ये अपने को आइडियली होना चाहिए। और शायद वो स्टेटस आ जाए जो 62 की वॉर में हुआ था कि 20 किलोमीटर के क्षेत्र को बफर जोन बनाने की बात थी कि भाई इसमें कोई नहीं आया जाएगा, आए जाएंगे मतलब, लेकिन कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। उस तरह की स्थिति अगर हो जाती है तो अच्छा है। एक चीज़, एक विथ अ वर्ड ऑफ कॉशन, कि ये तय है कि जो ये राउंड हुआ है उसमें अगर इंडिया के 20 शहीद हुए हैं तो अब जैसी खबरें आ रही हैं चीन के उससे ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन चीन के लिए एक बड़ा झटका इसलिए है कि 79, आज से 41 साल बाद ये पहली बार हुआ है कि उनका कोई आर्मी का व्यक्ति की बॉर्डर पे जान गई है। 79 जब वियतनाम वॉर खत्म हो रही थी उसके बाद उनके यहाँ कोई भी आर्मी कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक्सीडेंट में हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बॉर्डर पे गोली लगने से इससे उससे कोई नहीं हुई है। तो चीन के लिए एक बड़ा झटका है। चीन भी शायद जिस ढंग से सोचा था कि हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, वो आज रिकंसाइल करने के मूड में है। लेकिन हमारे देश में भी ये समझना होगा कि आप एक बड़ी ताकत से, जो दुनिया की नंबर 2 ताकत है, उससे बातचीत कर रहे हैं। तो ये मैंने मार दिया, मैंने उसको पीट दिया और घर में घुस के मारेंगे, इस तरह के वाक्य, इस तरह की चीज़ें रिस्ट्रेन कर लेंगे तो शायद दोनों देशों में एक लॉन्ग टर्म पीस बनना और इसमें से डिसएंगेज होना ज़्यादा आसान हो जाएगा। धन्यवाद।